हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज सुबह में क्लास हम लोगों की नहीं हो पाई थी, अर्थमेटिक की क्लास। मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ी सी तबीयत जो है वो आज डाउन है, तो डॉक्टर के यहाँ ही टाइम लग गया था और मैं 12 बजे तक स्टूडियो नहीं पहुँच पाया था, तो इस वजह से क्लास जो है वो नहीं हो पाई थी। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। बहुत शानदार भाई। योगेश पाल, मोहन मीना, कोमल, ललित कुमार, रविंद्र प्रताप सिंह, शीतल, रेखा गैंगवार, अभिषेक, टुनटुन कुमार भारती, दीपांकर, नीलम मौर्य, कृष्ण कुमार, राम बाबू, सुभाष, अंशु लहीरवार, धर्मेंद्र कुमार, ज्योत्सना, हरिंदर, अर्पिता, अ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, प्रेमवीर यादव। चलिए, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों की क्लास आज चौथे नंबर की क्लास है। एडवांस मैथ हम लोगों ने स्टार्ट किया है रात के समय। और हम लोगों ने जो शुरुआत की है वो मेंसुरेशन से शुरुआत की है, और मेंसुरेशन 2D में हम लोगों ने ट्राइंगल से शुरुआत की है। मैं ऑलमोस्ट थ्योरी जो है वो 90% थ्योरी आप लोगों को बता चुका हूँ। 10% थ्योरी जो है वो आगे के जो टॉपिक पढ़ाता रहूंगा उनके साथ जो है वो यूज होती रहेगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग जो है वो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बहुत सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। हम लोग स्केलन ट्रायंगल के बहुत सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। अब जो बचे हैं वो आइसोसेल्स ट्रायंगल के क्वेश्चंस यानी समद्विबाहु त्रिभुज के क्वेश्चंस हम लोगों के बचे हुए हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चंस अभी आप लोगों के बचे हुए हैं, जबकि थ्योरी वाला पार्ट जो है वो आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, एक बात मैंने आप लोगों से बोली थी कि ज्योमेट्री में मैं आप लोगों को एक चीज समझाऊंगा। ज्योमेट्री में आप लोगों को एक चीज समझाऊंगा कि अगर ये आप लोगों का एक ट्रायंगल है, अगर ये आप लोगों का एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, इसकी एक साइड दी हुई है स्मॉल ए, एक साइड दी हुई है स्मॉल बी और एक साइड दी हुई है स्मॉल सी। प्यारे दोस्त, मैंने आपसे कहा था कि अगर इसके अंदर मैं एक वृत्त को बना देता हूं, एक सर्किल को बना देता हूं मेरे प्यारे साथी, एक सर्किल अगर मैं बना देता हूं, कुछ इस टाइप का मैं सर्किल बना देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, और मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, जिसे हम लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या हम लोग बोलते थे। प्यारे दोस्त, अगर मैं समबाहु त्रिभुज में बात करूं, अगर मैं समबाहु त्रिभुज में बात करूं तो समबाहु त्रिभुज में मैं आप लोगों को चीजें बता चुका था। लेकिन मेरे भाई, अगर मैं बात करूं कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड एबीसी है यानी स्केलन ट्रायंगल है, और उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछी जाती है, तो आर निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेल्टा डिनोट करता है एरिया को और एस डिनोट करता है सेमी पेरीमीटर को, यानी अर्ध परिमाप को डिनोट करता है मेरे भाई। तो अगर हम क्षेत्रफल को अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे तो अंदर बने किसी भी वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी। ठीक है, वहीं अगर मैं बाहर बने वृत्त की रेडियस आप लोगों से पूछूं, मैं बाहर बने वृत्त की रेडियस आप लोगों से पूछूं, मैं आप लोगों से कहूं मेरे भाई इसकी रेडियस बताइए, इस वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी। अगर कोई सर्किल बाहर बना है किसी ट्रायंगल के तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी। तो मेरे गुड्डा आप लोग याद रखेंगे, उसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तीनों साइड की मल्टीप्लाई करके आप एरिया के 4 टाइम्स से डिवाइड कर देंगे, तो आपके सामने बाहर बने वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी। ये डेल्टा जो है ये एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल को डिनोट करता है, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को डिनोट करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मेरी बात को थोड़ा सा, हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने दो चीजें आप लोगों को आज पढ़ाई। मैंने आप लोगों से ये कहा मेरे भाई कि अगर कोई एक ट्रायंगल आपके सामने दिया हुआ है, वो कोई सा भी ट्रायंगल आप लोगों के सामने दिया हुआ है, अगर उसकी तीनों साइड डिफरेंट हैं या दो साइड बराबर है, तीसरी डिफरेंट है, यानी वो समद्विबाहु त्रिभुज है चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज है, अंदर बने वृत्त की रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया को हम सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देते हैं।
अगर वही सर्किल बाहर बना हुआ है उस ट्राइंगल के, तो हम लोग उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, तीनों साइड की मल्टीप्लाई करके और ट्राइंगल के एरिया के 4 टाइम्स से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मेरे साथी, कंफ्यूज मत होना। कल हम लोगों ने एक छोटी सी चीज डिस्कस की थी। मैंने आप लोगों से बताया था, अगर कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी भुजा समान होती हैं, जिसकी सारी भुजा समान होती हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त इसके अंदर बने वृत्त की रेडियस निकालने का तरीका कल मैंने ये बताया था, और इसके बाहर बने सर्किल की रेडियस निकालने का तरीका जो है कल मैंने ये बताया था मेरे प्यारे दोस्त। तो ये केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की रेडियस और बाहर बने वृत्त की रेडियस का फॉर्मूला होता है। जबकि ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये आप लोगों के स्केलन ट्राइंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज यानी हर टाइप के त्रिभुज पर ये फॉर्मूले लग रहे होते हैं। तो दोनों में मेरे भाई डिफरेंस है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए मेरे दोस्त, वॉइस तेज नहीं होगी, और मैं काफ़ी तेज बोल रहा हूँ और इससे ज़्यादा तेज बोला भी नहीं जाएगा दोस्त। माइग्रेन की समस्या है और माइग्रेन अपने पीक पर है, मतलब सर में दर्द जो है वो बड़ा भयंकर है, और सुबह से 2-3 बार जो है वो मेरे दोस्त दोपहर से मतलब तेल की और घी की भी मालिश हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अपने पीक पर है। फिर क्लास क्यों ले रहे हो, क्लास लेने की वजह है जस्ट कोर्स का पीछे रहना। मैं दोपहर में भी आपकी क्लास नहीं छोड़ना चाहता था, दिल्ली पुलिस का पहले ही मैंने मना कर दिया था, लेकिन आपकी क्लास नहीं छोड़ना चाहता था। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे दोस्त ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, पहले 15-20 मिनट टॉपिक पढ़ लेते हैं, आधा घंटा हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं, 9:30 बजे तक थ्योरी पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आधे घंटे या 45 मिनट जो है वो मेरे भाई क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़ना, एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक फॉर्मूला आप लोग अपनी कॉपी पे लिखिए, रिकॉल करिए, हर एक फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, हेडिंग डालिएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपके दिलो दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि रेक्टेंगल से अगर कोई क्वेश्चन बना तो आप लोगों से 100% मेरे प्यारे दोस्त बन रहा होगा। हिंदी में कहा जाता है उसे आयत कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं, रेक्टेंगल मतलब ये क्वाड्रिलेटरल अब आपके सामने चालू हो चुके हैं मेरे भाई। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 भुजाओं वाले बहुभुज। अगर मैं आपसे कहूं कि रेक्टेंगल होता क्या है, तो आप कहेंगे रेक्टेंगल 4 भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति, उसे हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है मेरे भाई। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये एबीसीडी जो है वो मेरा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये कहती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, यानी ये वाली साइड जो है मेरे प्यारे दोस्त इस वाली साइड के बराबर होगी, और ये वाली साइड जो है मेरे भाई इस वाली साइड के बराबर होगी। ये कोण जो होते हैं इसमें 90 डिग्री के होते हैं, सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं मेरे भाई। अगर मैं बात करूं कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, तो आप कहेंगे इसके विकर्ण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्त इक्वल होते हैं। विकर्ण मीन्स डायगोनल। डायगोनल कौन से होते हैं, ये मेरे प्यारे दोस्त डायगोनल होते हैं, ये मेरे प्यारे दोस्त डायगोनल होते हैं, ये मेरे प्यारे साथी डायगोनल होते हैं। अगर मैं यहां से कहूं दूसरा डायगोनल, तो ये दोनों डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो मैंने 3 बातें आप लोगों को बताई कि रेक्टेंगल एक ऐसी आकृति होती है, ऐसी बंद आकृति होती है जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं मेरे भाई, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं मेरे भाई। खुशबू खान, गुड़िया या तो मतलब दिमाग चलाना आप चाहते नहीं है,
या फिर आप चला ही इतना पा रही हैं? लिख भी करो, क्या पढ़ा रहे हो, क्या लिखा हुआ है? रेक्टेंगल, आयत। मतलब टाइम वेस्ट करने आ रही हैं क्या? नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। आइए दोस्तों, हमने शुरुआत की रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल मेरे भाई एक ऐसा चतुर्भुज होता है जो चार भुजाओं से मिलकर बना होता है, और वो एक बंद आकृति होती है। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और मेरे भाई अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और ये डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं, AC जो होगा वो BD के बराबर होगा। ये तीन बातें जो है वो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त याद रखनी होगी। अब यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वो कभी भी आपसे कहता है भैया रेक्टेंगल का एरिया बताइए, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बताइए, यानी अंदर का स्पेस कितना होगा वो स्पेस बताइए। मेरे प्यारे दोस्त, एरिया जो होता है ये बाउंड्री के अंदर का स्पेस जो होता है इसे एरिया कहते हैं, ठीक है। अगर मेरे दोस्त इस रेक्टेंगल की लेंथ जो दी हुई है वो L आप लोगों को दी हुई है, और इस रेक्टेंगल की ब्रेथ जो दी हुई है, चौड़ाई जो दी हुई है वो B आप लोगों को दी हुई है, कभी भी आप लोगों से, कभी भी आप लोगों से एरिया पूछा जाता है तो मेरे भाई आप फॉर्मूला लगा देना, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ में कर देंगे तो आपके पास इस रेक्टेंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा आगे। अगर मैं आप लोगों से, हाँ बेटा, इन दोनों फॉर्मूले के बारे में मैंने पहले आपको बताया, तो मैंने बार बार बोला कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल पे लग सकते हैं, ये मेरे भाई स्केलन ट्रायंगल पे लग सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि समबाहु त्रिभुज का मैं बता चुका हूं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैं बता चुका हूं। ये दो फॉर्मूले, इक्विलेटरल ट्रायंगल से अलग अगर कोई सा ट्रायंगल होगा तो हम इन फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों ने फिर रेक्टेंगल स्टार्ट किया। रेक्टेंगल एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये L है तो ये भी L हो जाएगी, ये B है तो ये भी B हो जाएगी। हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और डायगोनल जो होते हैं वो मेरे भाई इक्वल होते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि भाई साहब इस रेक्टेंगल का एरिया बताइए, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी इस लेंथ में ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे भाई आप लोग इसका एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे परिमाप पूछता हूं, पेरीमीटर पूछता हूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे पेरीमीटर पूछता हूं, परिमाप पूछता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को बता के आया हूं कि पेरीमीटर जो होता है वो बाउंड्री होती है। पेरीमीटर जो होता है वो बाउंड्री होती है मेरे भाई। बाउंड्री मतलब अगर आप इन सारी बाउंड्रीज को जोड़ देंगे, इन सारी बाउंड्रीज को अगर आप जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ये L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगी। जब आप इन सारी बाउंड्रीज को जोड़ेंगे तो L और L कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा, और B और B कितना हो जाएगा? 2B हो जाएगा। यानी अगर कभी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप लोगों से पूछा जाए तो आप कह देना 2L प्लस B होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर या परिमाप आप लोगों से पूछा जाए तो आप कह देना 2L प्लस B होता है मेरे भाई। तीसरी बात, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई साहब इसका विकर्ण यानी डायगोनल कितना होगा, अगर कभी भी आपसे डायगोनल की लेंथ पूछी जाने लगे यानी विकर्ण की लेंथ पूछी जाने लगे तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले विकर्ण होता क्या है? एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से टच करने वाली लाइन को ही मेरे प्यारे दोस्त विकर्ण कहते हैं, विकर्ण कहते हैं बच्चे। ठीक है। अगर मैं आपसे विकर्ण पूछता हूं यानी इस वाली लेंथ की बात करता हूं, इस वाली लेंथ की, डायगोनल को मैं डी कह रहा हूं, अगर मैं आपसे डायगोनल की लेंथ पूछता हूं, डायगोनल की लेंथ पूछता हूं, तो डायगोनल की लेंथ होती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या बताई थी मैंने? पाइथागोरस थ्योरम कि 90 के सामने वाली साइड को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर आएगा आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर आएगा।
यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को याद रखने होंगे। ये तीन फॉर्मूले जो है वो आप लोगों को याद रखने होंगे। पहला मैंने रेक्टेंगल में आप लोगों को बताया कि एरिया कितना होता है, तो आप कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। दूसरा मैंने आपको पेरीमीटर बताया, तो आप बताएंगे 2l+b होता है। तीसरा मैंने आप लोगों को बेटा विकर्ण बताया, डायगोनल बताया, तो आप कहेंगे अंडर रूट के अंदर l² + b² होता है। क्या ये चीज आपके समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में। सेमी पेरीमीटर नहीं होता, नहीं, इसमें सेमी पेरीमीटर नहीं होता। फिर भी अगर कहीं आपसे सेमी पेरीमीटर पूछ लिया जाता है तो सेमी का मतलब होता है आधा। आधा मतलब सेमी का मतलब होता है कि जो भी पेरीमीटर निकल के आया है जस्ट उसका हाफ कर देंगे तो मेरे भाई सेमी पेरीमीटर आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूं तो रेक्टेंगल के अंदर ही रास्ते आप लोगों से पूछे जाते हैं। रास्तों का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जाता है। रास्तों से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। रास्ते पर ईंट बिछानी है तो बताइए ईंट बिछाने का खर्चा कितना आएगा। रास्ते पर आप लोगों को रास्ते को छोड़ के बाकी मैदान पे घास बिछानी है तो बताइए घास का क्षेत्रफल कितना आएगा। तो मेरे भाई आप लोगों को यहां रास्ते पढ़ने होंगे। अगर मैं रास्ते की बात करूं तो रेक्टेंगल के अंदर हम लोगों को 5 टाइप के मेरे प्यारे दोस्त रास्ते पढ़ने हैं। कौन से 5 टाइप के बच्चे? विकर्ण में क्या लिखे हैं सर? बेटा विकर्ण में लिखे हैं, ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर l² + b²। l होता है आयत की लंबाई और b होता है आयत की चौड़ाई। ठीक है, विकर्ण मतलब डायगोनल का निकालने का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। ठीक है, हाँ। आई, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के साथ आपको 5 तरीके के रास्ते बताऊंगा। उन रास्तों को समझने की कोशिश करना मेरे भाई, बहुत आराम से सारी चीजों को समझेंगे। मैंने कहा क्वेश्चन ने आपके सामने दिया था कि भाई साहब एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ दी हुई है उसने कहा कि वो 70 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ दी हुई है वो 70 सेंटीमीटर दी हुई है। उसकी जो ब्रेथ आप लोगों को दी हुई है वो 60 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। ऐसा उसने क्वेश्चन में दिया है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई जो है वो 70 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई क्या दी हुई है? 60 सेंटीमीटर दी हुई है। अब पहले तरीके के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। उसने कहा एक रास्ता बना हुआ है जो उसकी लंबाई के समानांतर है। लंबाई ये है, इसी के पैरेलल में एक रास्ता बना हुआ है और उस रास्ते की चौड़ाई उसने दे दी भाई साहब 10 सेंटीमीटर। उस रास्ते की चौड़ाई उसने दे दी 10 सेंटीमीटर। हाँ, उस रास्ते की चौड़ाई उसने कितनी दे दी? उसने उस रास्ते की चौड़ाई दे दी बच्चे 10 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से वो दो चीज पूछ सकता है। अनुभव सिंह बेटा पढ़ लोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे हाथ में, है ना। अभी मैं नंबर निकाल के तुम्हें कॉल करूंगा, तुमसे परेशानी पूछूंगा, परेशानी क्या है ना। घर वालों से एक बार बात करूंगा कि मतलब क्या सोच के कोर्स दिलवाया है। अनुभव सिंह, ठीक है मेरे भाई, मैच्योर बनो, जीवन को बेकार मत करो। ये जीवन बहुत छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा जीवन। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है उसे, अनब्लॉक कर दो, ब्लॉक नहीं करना है उसे। समझा दूंगा, समझ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझेगा तो फिर तो क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। भविष्य बिगाड़ोगे, अपना बिगाड़ोगे। मैंने इनविटेशन तो भेजा नहीं था मेरे भाई, मैंने न्योता तो आपको दिया नहीं था कि आपको आना है क्लास के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों पे लगाम लगानी है बस, इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। ना मैं ये कहता हूं आपसे कि आप क्लास में आओ, बिल्कुल मत करिए क्लास, जहां बेस्ट चीजें मिले वहां जाइए। रिजल्ट के बाद सारी चीजें पता लग जाएंगी कि हम क्या किए थे क्या नहीं किए थे। ठीक है, आइए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मेरे प्यारे दोस्त, दो क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा।
पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। एरिया ऑफ पाथ आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। प्यारे दोस्त, ध्यान से चीजों को समझना। मेरे समझाने लायक जैसी इसमें कुछ भी चीजें नहीं है। आप बहुत आसान तरीके से चीजों को समझ जाएंगे। देखिए, बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों से एक बात बोली। मैंने कहा सबसे पहला हम लोग पूछने जा रहे हैं रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी क्या मैं इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं? क्या यही रास्ता आप लोगों को नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, यही रास्ता हम लोगों को नजर आ रहा है। क्या प्यारे दोस्त ये आपको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल जी, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में नजर आ रहा है, आयत के फॉर्म में नजर आ रहा है। तो इसका जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो अगर मैं इस रास्ते की लंबाई की बात करूं तो इस रास्ते की लंबाई उतनी ही है जितनी मैदान की लंबाई है। तो अगर मैदान की लंबाई 70 है तो क्या रास्ते की लंबाई भी 70 हो जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। लंबाई गुणा चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है? रास्ते की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो क्या आप कह सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल जो आएगा वो 700 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा? क्या आप कह सकते हैं मेरे भाई, क्या आप कह सकते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल जो आएगा, क्या रास्ते का क्षेत्रफल जो आएगा आप कह सकते हैं मेरे भाई कि वो 700 सेंटीमीटर आएगा? कह सकते हैं मेरे भाई? बोलो। अगर मैं आपसे कहूं रास्ते का क्षेत्रफल जो आएगा वो 700 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, तो मैं कौन से शेष मैदान की बात करना चाह रहा हूं? तो आप कहेंगे जी बड़ा सिंपल है, आप इस वाले शेष मैदान की बात करना चाह रहे हैं जो रास्ते से अलग है। जो रास्ते से अलग है आप उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो आप इसे कैसे निकालेंगे मेरे भाई? जो रास्ते से अलग है, त्रिज्याखंड बेटा आगे का पार्ट है। मैं अगर आपसे पूछूं रास्ते से अलग जो पार्ट है, शेष मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आपके दिमाग में आएगा जी सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो। अगर पूरे के क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल आप घटा दोगे, पूरे के क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल आप घटा दोगे तो शेष मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा पूरे का क्षेत्रफल, पूरे की लंबाई कितनी है? 70 है। पूरे की चौड़ाई कितनी है मेरे भाई? 60 है। क्या ये पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा? अगर पूरे रेक्टेंगल के क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल आप लोग घटा दोगे तो क्या आपके पास शेष मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा? तो 4200 में से 700 जाएंगे तो शेष मैदान का क्षेत्रफल जो आएगा वो 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या पहले टाइप का रास्ता समझ में आ चुका है? ये वो रास्ता होता है जो मैदान की लंबाई के समानांतर होता है। ये वो रास्ता होता है जो मैदान की लंबाई के समानांतर होता है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों चीजें आपके समझ में आ चुकी हैं? बोलो। अगर आ चुकी हैं तो एक बार थम्स अप करेंगे। अगर आ चुकी हैं तो एक बार थम्स अप करेंगे। टोटल 5 टाइप के रास्ते होते हैं। पहले टाइप का रास्ता मैंने बता दिया है। अब उसने मैदान का पूछा है तो मैदान की ही तो लंबाई लेंगे। ये लंबाई कितनी है आप मुझे बताइए? ये लंबाई कितनी दी हुई? ये लंबाई इतनी होगी जितनी मैदान की लंबाई है, और मैदान की लंबाई 70 है तो रास्ते की लंबाई भी 70 होगी। ये चौड़ाई कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है, तो चौड़ाई रास्ते की 10 है। लंबाई की गुणा चौड़ाई में कर देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से रास्ते के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो शेष मैदान का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं दूसरे टाइप का रास्ता आपकी तरफ लेके चल रहा हूं। आप मुझे बताना सेकेंड टाइप का रास्ता आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन। मैंने कहा एक रेक्टेंगुलर फील्ड आप लोगों के सामने है, एक रेक्टेंगुलर मैदान आप लोगों के सामने है, एक आपके सामने जो है मेरे भाई आयताकार मैदान है ABCD। ठीक है जी, जिसकी लंबाई दी हुई है 70 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई दी हुई है 70 सेंटीमीटर और जिसकी चौड़ाई दी हुई है 60 सेंटीमीटर। उसने कहा चौड़ाई के समानांतर एक रास्ता है। इस बार रास्ता ये वाला है, चौड़ाई के समानांतर एक रास्ता, ये चौड़ाई है, इसी के पैरेलल में एक रास्ता है। उस रास्ते की चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। वही दोनों क्वेश्चन उसने यहां पूछ लिए।
कि भाई साहब रास्ते का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए, शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना है ना, रटने जैसा कुछ भी नहीं है, रटने जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ आकाश बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इस चौड़ाई को छोड़ देंगे, 60 में से 10 को घटा देंगे तो चौड़ाई 50 बचेगी, और 50 की गुणा लंबाई में कर देंगे तो डायरेक्टली से इस भाग का क्षेत्रफल भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये चीजें ज्यादा आसान तरीके से समझ में आएगी। आइए फटाफट बताएंगे क्या होगा। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैंने आप लोगों से ये कहा रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, आपने कहा जी रास्ते का पूछना चाह रहे हो, मतलब आप रास्ते का पूछना चाह रहे हो तो आप इस वाले भाग का क्षेत्रफल आपसे हमसे पूछना चाह रहे हो। मैंने कहा रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इस रास्ते की लंबाई कितनी है, ये लंबाई है, और ये लंबाई किसके बराबर है, इस लंबाई के बराबर है। ये कितनी है, 60 दी हुई है, यानी रास्ते की लंबाई 60 होगी, और रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा? क्या रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा? अब मुझे शेष भाग का क्षेत्रफल चाहिए। शेष भाग के क्षेत्रफल का मतलब है मुझे ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, मुझे ये वाला क्षेत्रफल प्यारे दोस्त चाहिए। तो आप कहेंगे जी बड़ा आसान, पूरे क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल घटा दो, शेष मैदान का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे मैदान की लंबाई, पूरे मैदान की चौड़ाई, ये पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से रास्ते का क्षेत्रफल घटा दो, 600 को घटा दोगे तो 4200 में से 600 जाएगा, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और शेष मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या दोनों टाइप के रास्ते क्लियर है? अब जो थर्ड टाइप का रास्ता आपके सामने होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो बड़ा इंपोर्टेंट रास्ता होता है, और पेपर में अक्सर वही पूछा जाता है, अक्सर वही पूछा जाता है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक मैदान आपके सामने है, प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, एक मैदान आपके सामने है, और इस मैदान के बीचों बीच दो रास्ते हैं। एक मैदान आपके सामने है और इस मैदान के बीचों बीच दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता है लंबाई के समानांतर, हो गया, और एक रास्ता है मेरे दोस्त चौड़ाई के समानांतर, यानी ये वाला। दो रास्ते बने हुए हैं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वो आपसे क्वेश्चन कहता है एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई उसने दे दी मेरे भाई 70 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई दे दी, और उस आयताकार मैदान की चौड़ाई जो है वो आपको फिर से 60 सेंटीमीटर दे दी। रास्ते की चौड़ाई यहां भी 10 सेंटीमीटर है और यहां भी 10 सेंटीमीटर है। ये सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है मेरे भाई। अगर वो आपसे ये कहता है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 60 सेंटीमीटर है, उसके ठीक बीचों बीच दो रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ता लंबाई के समानांतर है, एक रास्ता चौड़ाई के समानांतर है, और वो दोनों रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, वो दोनों रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो यहां भी वो आपसे दो चीजें पूछ सकता है। पहली चीज रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, पहली चीज रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, और दूसरी चीज जो है वो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। अगर आप थोड़े से भी चीजों को समझे हैं, थोड़े से भी चीजों को समझे हैं, तो मेरे ख्याल से इस चीज का आंसर आप लोग आसानी से निकाल देंगे। बताइए, थोड़ा सोच समझ के मेरे भाई, टाइम लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लूंगा मेरे भाई, और फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मैं आप लोगों से बस रात में एक चीज बोलूंगा, ना कोई ईगो है मेरे अंदर, ना कोई एटीट्यूड है मेरे अंदर, मतलब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि बस भाई पढ़ाई करो। इस जीवन में
मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। ये जीवन बड़ा अजीब अजीब सा लगेगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो सब कुछ हाथों से निकलता हुआ नजर आएगा। तो इस टाइम का बहुत अच्छे से सदुपयोग कर लो। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी क्लास में आओ। आपको जहां चीजें पसंद आती हैं, मुझसे पसंद आती हैं, मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ पढ़ो। किसी और से पसंद आती है तो किसी और के साथ जुड़ो। लेकिन हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि हमें हर हाल में सफल होना होगा, हमें सफल लोगों की गिनती में आना होगा। तो मेरे दोस्त, उसके लिए मेरे प्यारे साथी पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। ये रात जो है, ये रात को प्यारे दोस्त मेहनत से ऐसा कर दो कि ये रात रात सी ना लगे। ठीक है? नहीं, किसी की बात पे किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, तो मैं ये कह रहा हूं, बस मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ठीक है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से चीजों को समझिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत प्यार से समझिए। मैं रटने के लिए नहीं, अगर रटने के लिए होता तो फॉर्मूले डायरेक्ट बता के चला जाता कि मैदान की लंबाई गुना रास्ते की चौड़ाई पहले का फॉर्मूला होता है, मैदान की चौड़ाई गुना रास्ते की चौड़ाई ये दूसरे का फॉर्मूला होता है। लेकिन नहीं, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप केवल अर्जुन की आंख की तरह इस वाले रास्ते को देखिए, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कहेंगे जी इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी रास्ते की? तो आप कहेंगे इसकी लंबाई होगी 70। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी? 10। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा? आप कहेंगे 700। अगर कोई आपसे पूछेगा इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो आप कह देंगे 700 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यही कहेंगे। फिर मैंने कहा भाई इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? तो आप कहेंगे इस वाले मैदान का? मैं कहूंगा हाँ। तो इसकी लंबाई कितनी है? 60 है इसकी लंबाई। और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? तो आप कहेंगे 10 है। तो आप कहेंगे इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मैंने कहा दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा? फिर दोनों रास्तों को जोड़ेंगे, तो आप कह देंगे 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मैं कहूंगा गलत है। जैसे ही आप मुझे 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर बताएंगे, मैं कह दूंगा कि गलत है। 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे ही आप मुझे क्षेत्रफल बताएंगे, मैं कह दूंगा गलत है। आप पूछेंगे क्यों गलत है? मैं ये कहूंगा आप लोगों से, मेरे प्यारे दोस्त, जब आप इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे थे तब भी आपने इसको काउंट किया था, इस वाले भाग को। और जब आप इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तब भी इस वाले भाग को काउंट कर रहे हैं। तो ये वाला जो है 2 बार काउंट हो चुका है। आपको एक बार ये घटाना होगा, आपको एक बार ये घटाना होगा। यानी 1300 में से आपको इसके क्षेत्रफल को घटाना होगा। इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा? इसकी लंबाई कितनी है मेरे भाई? 10 है। इसकी चौड़ाई कितनी है मेरे भाई? 10 है। यानी 10 गुणा 10, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको घटा दोगे तो रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कोई भी बच्चा जो है वो रास्ते का क्षेत्रफल 1300 नहीं बताएगा। 1300 तो तब आता है जब हम इसको 2 बार काउंट कर चुके हैं। इस रास्ते में भी इसका क्षेत्रफल काउंट कर चुके हैं और इस रास्ते में भी इसका क्षेत्रफल काउंट कर चुके हैं। तो हमें एक बार इसके क्षेत्रफल को घटाना होगा, तब जाके मेरे भाई रास्तों का क्षेत्रफल जो है वो 1200 आएगा। आएगा क्या मेरे भाई? इसका एक डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी होता है। जब भी आपको मैदान के ठीक बीचों बीच 2 रास्ते दिए हुए हों, एक लंबाई के समानांतर हो, एक चौड़ाई के समानांतर हो, तो उन रास्तों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स होता है। एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स होता है। एक्स होता है रास्ते की चौड़ाई, एक्स होता है मेरे भाई रास्ते की चौड़ाई, यानी कि ब्रेथ ऑफ पाथ। ठीक है? एल क्या होता है? मैदान की लंबाई। डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एल क्या होता है? मैदान की लंबाई। बी क्या होता है? मैदान की चौड़ाई। मैदान की चौड़ाई मेरे भाई, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए फॉर्मूले में और आपके सामने तुरंत आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी थी? 10 थी। आपने 10 लिख दी।
मैदान की लंबाई कितनी थी, 70 थी। मैदान की चौड़ाई कितनी थी, 60 थी। और रास्ते की चौड़ाई कितनी थी, 10 दी हुई थी। ठीक है, 70 और 60 कितना हो जाएगा, 70 और 60, 130 में से 10 जाएगा, 120, और 120 की गुणा 10 में करेंगे तो डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1200 आ जाएगा। आ जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत। बेटा अंदर वाला स्क्वायर है, बिल्कुल स्क्वायर है, बिल्कुल स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया भी हम लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाल सकते हैं स्क्वायर का एरिया भी। तो चाहे आप लोग ऐसे निकालो, चाहे आप लोग ऐसे निकालो। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, फिगर फिगर को अलग करके बता सकते हैं क्या, कंफ्यूज्ड हो गया बेटा, कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आपसे इसका एरिया पूछा इस रास्ते का, आपने लंबाई गुणा चौड़ाई 700 बता दिया। मैंने इस वाले का क्षेत्रफल पूछा, आपने इसकी लंबाई 60, चौड़ाई 10, 600 बता दिया। लेकिन आपने कहा जी ये वाला पोर्शन मैं 2 बार काउंट कर चुका हूं। जब मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला था तब भी एरिया आया था, जब मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला था तब भी इस पार्ट को मैंने काउंट किया था। तो एक बार इसको घटाना होगा। लंबाई इसकी कितनी है, 10, चौड़ाई इसकी कितनी है, 10, 10 गुणा 10, 100 को घटाना होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। शेष मैदान का क्षेत्रफल, ये तो बड़ा आसान है। पूरे मैदान के क्षेत्रफल निकालिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसमें से रास्तों का क्षेत्रफल घटा दीजिए, 1200 को घटा दीजिए। 4200 में से 1200 जाएगा तो शेष मैदान का क्षेत्रफल 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? सर पाथ का की लेंथ एंड ब्रेथ डिफरेंट हो तो, हाँ डिफरेंट, बिल्कुल। अगर डिफरेंट है, मान लो ये 10 है, इसे 8 मान लेते हैं तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर मेथड से जाना पड़ेगा। लंबाई 10 है मतलब ये 10 हो जाएगी, चौड़ाई 8 है ये 8 हो जाएगी। अगर डिफरेंट होगा तो फिर आपको मेथड से सॉल्व करना होगा, फिर फॉर्मूले को आपको नहीं लगाना है। ठीक है ठीक है मेरे भाई, तो आपके समझ में ये तीनों बातें आ गई होंगी। 3 तरीके के फॉर्मूले मैंने बताए हैं। चौथे तरीके के फॉर्मूले की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से सुनना, 5 तरीके के रास्ते होते हैं, हम चौथे रास्ते की तरफ है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये जो है ये एक मैदान दिया हुआ है ABCD। ABCD एक आयताकार मैदान है। इस मैदान की लंबाई है 70 सेंटीमीटर और इस मैदान की चौड़ाई जो है वो 60 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। उसने क्या कहा मेरे भाई, उसने ये कहा मुझे बच्चे, उसने ये कहा कि इस मैदान के चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है। इस मैदान के चारों तरफ ये जो है ये रास्ता बना हुआ है। मैदान के चारों तरफ, मैदान के अंदर एक रास्ता बना हुआ है और उस रास्ते की चौड़ाई जो दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। मेरे दोस्त ध्यान से चीजों को समझना। उसने ये कहा है मेरे भाई, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर है, जिसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। इस मैदान के चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है और उस रास्ते की चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तो यहां भी आपसे वो दो चीज, एक ही चीज पूछेगा, भैया जी अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल बताइए कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। शेष मैदान का भी पूछ सकता है, यहां से शेष मैदान का भी पूछा जा सकता है। शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे भाई, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आप लोगों को किसी भी आयताकार मैदान के अंदर कोई रास्ता बनता हुआ नजर आए तो आप एक फॉर्मूला लगा देना, 2xl प्लस b माइनस 2x। ये वाला फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त आप लोग लगाएंगे, है ना। 2xl प्लस बी माइनस 2x, ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे। पहले तो मैं आप लोगों को मेथड से बताता हूं, फिर मैं आपको फॉर्मूले का यूज करके बताऊंगा मेरे भाई। ध्यान से समझना, मेथड से कैसे निकालते हैं इसको। अच्छा एक बात बताइए, बहुत छोटी सी बात बताएंगे आप लोग, इतना तो जानते होंगे। अगर ये वाली लंबाई 70 है, मैदान चारों तरफ से 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो 70 से 10 कम हो गया 60 हो गया, और इधर 10 कम हो गया 50 हो गया।
यानी ये पूरी लंबाई 10 कम इधर हुई, 10 कम इधर हुई, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई 10 है और इधर भी रास्ते की चौड़ाई 10 है। अगर ये पूरी 70 है तो 10 कम होगी, 10 कम होगी, 20 कम होगी, क्या अंदर वाले की लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर रह जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल रह जाएगी। अच्छा, इस पूरे रास्ते की चौड़ाई कितनी थी मैदान की? 60 थी। 60 से 10 कम हो गई, यहां आ गए। 60 से 10 कम हो गई, यहां आ गए, यानी टोटल 20 कम कर दोगे तो अंदर वाले की चौड़ाई जो है वो 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। आ जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। अगर मैं पूरे का क्षेत्रफल आपसे पूछूं तो आप कहेंगे पूरे की लंबाई गुणा पूरे की चौड़ाई, और उसमें से अंदर वाले भाग की क्षेत्रफल को घटा दूं, इस वाले के क्षेत्रफल को घटा दूं, तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा? भाई पूरे में से, पूरे क्षेत्रफल में से मैंने इसको हटा दिया तो रास्ता ही तो बचेगा मेरे पास। तो मेरे भाई इसका कैसे निकालेंगे एरिया? लंबाई कितनी है? 50 है। चौड़ाई कितनी है? 40 है मेरे भाई। 70 की गुणा 60 में करेंगे 4200 आएगा, और उसमें से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दोगे, 2000 घटा दोगे, तो आंसर कितना आएगा? रास्ते का क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आएगा क्या? लेकिन अगर मैं इसे फॉर्मूले से निकालना चाहता हूं तो x जो होता है वो रास्ते की चौड़ाई होती है। रास्ते की चौड़ाई 10 दी हुई है। मैदान की लंबाई कितनी है? 70 है। मैदान की चौड़ाई कितनी है? 60 दी हुई है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 10 दूनी 20 होगा। 70 और 60 130, 130 में से 20 जाएंगे तो 110 बचेगा। तो 11 दूनी 22। क्या रास्ते का क्षेत्रफल आप लोग डायरेक्टली निकाल पाएंगे? 2200 हो जाएगा। क्या रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो 2200 हो जाएगा? डायरेक्टली निकाल पाएंगे? ठीक है, 10 तो दी गई है ना, घट कैसे जाएगी बेटा? मैं इस पार्ट, अच्छा इसकी लंबाई बताइए। लो मैं ऐसे पूछता हूं, आप इसकी लंबाई बताइए मुझे, इसकी लंबाई बताइए। तो आप कहेंगे पूरी कितनी थी? ये पूरी लंबाई कितनी दी हुई है? 70 है। 70 में से 10 इधर, ये वाली 10 है, ये वाली चौड़ाई 10 है, और ये वाली चौड़ाई 10 है। 10 और 10 20 को हटा दूं 70 में से, तो क्या यहां से लेके यहां तक की लंबाई 50 रह जाएगी? ठीक ऐसे ही ये देखनी है, यहां से यहां तक चौड़ाई कितनी है? 60 है। 60, ये 10 है, ये 10 है, तो 10 इसको हटा दो, 10 इसको हटा दो, 20 हटा दो, तो ये वाली चौड़ाई कितनी बच जाएगी? 40 बच जाएगी। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो आपके सामने रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसका तरीका ये रहा। और अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं, जब भी कोई रास्ता अंदर बना हुआ हो तो अंदर बने का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं। शेष मैदान का क्षेत्रफल, वो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहा है, ये तो डायरेक्टली निकाल देंगे। 50 गुणा 40। शेष मैदान की लंबाई 50 है, शेष मैदान की चौड़ाई 40 है, दोनों की गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 2000। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब मेरे दोस्त मैं लास्ट रास्ते की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, फिर इसके बाद हम लोग जो है वो ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल जो है वो स्क्वायर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पांचवा रास्ता क्या कहता है मेरे प्यारे साथी? पांचवा रास्ता ये कहता है, एक आयताकार मैदान है आपके सामने जिसकी लंबाई है 70 सेंटीमीटर और जिसकी चौड़ाई आप लोगों को दी हुई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ। इस बार रास्ता जो है, इस बार रास्ता जो है वो मेरे प्यारे दोस्त बाहर बना हुआ है। इस तरीके का रास्ता बना हुआ है, इस मैदान के बाहर रास्ता बना हुआ है, और रास्ते की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है। वो आपसे कहता है रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। और दूसरा क्वेश्चन वो आपसे कह सकता है मैदान का क्षेत्रफल बताओ। ये जो आयताकार मैदान था इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? मेरे प्यारे दोस्त, अगर कभी भी मैदान के बाहर रास्ता बना हो, उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का तरीका बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। बाहर वाले में प्लस लगा देते हैं और अंदर बने रास्ते में माइनस लगा देते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है मेरे प्यारे दोस्त। कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, कॉमन सेंस की चीजें हैं सारी, चीजें समझा रहा हूं बहुत प्यार से,
आपके समझ में भी चीजें आ रही हैं, कॉमन सेंस लगाना, कोई जल्दी नहीं है आंसर देने की मेरे भाई, बहुत आराम से मुझे जवाब देना कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखना, आपने कहा जी देखो मैदान की लंबाई दी हुई थी 70, 70 यहां से यहां तक है, मुझे इस पूरे की लंबाई निकालनी है। तो 10 इधर बढ़ गई 80 हो गई, 10 इधर बढ़ गई 90 हो गई, तो क्या बाहर वाले की लंबाई जो है वो 90 सेंटीमीटर आ जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। ये यहां से यहां तक मैदान की लंबाई 60 है, 10 ऊपर बढ़ गई 70 और 10 नीचे बढ़ गई 80, क्या बाहर वाले की चौड़ाई जो है वो 80 आ जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। अगर बाहर वाले के क्षेत्रफल में से बाहर वाले की लंबाई 90 है, बाहर वाले की चौड़ाई 80 है, उसमें से अंदर वाले के क्षेत्रफल को घटा देंगे जिसकी लंबाई 70 है चौड़ाई 60 है, तो क्या मैदान का क्षेत्रफल ओ से रास्ते का क्षेत्रफल मेरे पास आ जाएगा? तो आप कहेंगे 7200 में से 4200 घटा दो, तो आप कहेंगे रास्ते का क्षेत्रफल 3000 आ जाएगा। आ जाएगा। और मैदान का क्षेत्रफल दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, मैदान भी तो यही था, मैदान की लंबाई 70 है, मैदान की चौड़ाई 60 है, तो मेरे भाई दोनों की गुणा करेंगे तो मैदान का क्षेत्रफल 4200 आ जाएगा। इस वाले में पुट कर दीजिए, x की जगह रास्ते की चौड़ाई, l की जगह मैदान की लंबाई, b की जगह मैदान की चौड़ाई, x की जगह रास्ते की चौड़ाई। आप इससे डायरेक्टली भी निकल सकते हैं मेरे भाई। अब पांचों तरीके का रास्ते आप लोगों के समझ में आ चुके हैं। 5 लिख के एक बार थम्सअप करें, एक ही मैसेज में 5 लिखे उसके आगे थम्सअप करें। पांचों के पांचों रास्ते अगर आपके समझ में आ चुके हैं तो 5 लिखें और उसके आगे थम्सअप का निशान लगाएं। बताइए कि अब पांचों से अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम इजीली बना लेंगे। 5 लिखे मेरे प्यारे दोस्त, 5 लिख के एक बार थम्सअप करें कि पांचों के पांचों रास्ते जो हैं वो समझ में आ चुके हैं। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहे हैं, वो मीटर स्क्वायर में पूछता है, तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे। 10 क्यों बढ़ा है बेटा? 10 यहां से यहां तक की लंबाई 70 है, मैं यहां से यहां तक की लंबाई पूछ रहा हूं, तो 10 ये बढ़ गई, 10 ये बढ़ गई, चौड़ाई तो 10 है ना, तो इसकी लंबाई 90 हो जाएगी। वाह, कमाल कर दिया भाई, कमाल। रोहित कश्यप सर, मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा धन्यवाद उस दिन होगा जिस दिन आप सिलेक्शन ले लोगे, वास्तव में मन से खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे। चाहे उसके बाद आप कभी भी बात मत करना, कभी भी मुझे याद मत रखना, बस मुझे तसल्ली रहेगी कि जिस बैच में मैं लगा उस बैच के सीरियस बच्चों का मैं सिलेक्शन करा पाया, मैथ की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं रुका। ठीक है, बहुत बच्चों को देखा है मैंने। अभी मैं यूपीएसआई का मैंने बैच के बारे में बताया भी था। यूपीएसआई जैसे आप लोगों से, आप लोगों के साथ अटैचमेंट है, वैसा ही मेरा अटैचमेंट यूपीएसआई के साथ रहा था। 2020 में मैंने यहीं से स्टार्टिंग की थी, यूपीएसआई के बैच से ही। तो मेरे प्यारे दोस्त, बड़ी शिद्दत के साथ मैंने उस बैच को पढ़ाया था, बहुत मेहनत की थी, बहुत सारी सीरीज उनके लिए चलाई थी, और लास्ट मोमेंट पे ये हाल हुआ कि मतलब सब कुछ पढ़ाया हुआ ही फंसने लगा। पेपर से पेपर वाले दिन एनालिसिस कराता था, अगले दिन उसी में से क्वेश्चन देखने को मिल जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई साहब हर जगह जो है वो मेरा मतलब दरोगा तो जानता होगा, दरोगा तो मिल जाएगा हर जगह हर थाने में, लेकिन मेरे ही पड़ोस में 2 किलोमीटर दूर मेरा कस्बा है गुलावटी, वहाँ पे एक दरोगा जी थे, और वो नए दरोगा जी थे। तो मुझे लगा, मैं बाइक से जा रहा था, तो मुझे लगा कि भाई साहब जानते होंगे, तो उन्होंने मुझे देख लिया, मैंने भी उनकी नज़र मतलब 20-25 मीटर 30 मीटर से मैंने उनको देख लिया था। नीरज जो मेरे दोस्त हैं, हिंदी जो पढ़ाते हैं चैनल पे, हम दोनों ही जा रहे थे, वो चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था। तो मैंने सोचा कि मतलब बात करेंगे या कैसे ही हाय हेलो होगी। तो भाई साहब ने एक बार देख के नज़र नीचे कर ली, मतलब पता नहीं कोई बात होगी, नज़र नीचे कर ली होगी या इन्होंने देखा नहीं होगा ठीक से। जब तक मैं पॉजिटिव रहा, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया तो मेरे देखने की ललक हुई कि मतलब भाई देखता हूँ। तो फिर जब मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा, मैंने घुमा के सर देखा, तो फिर वो देख रहे थे, फिर उन्होंने मेरे देखते नज़र नीचे कर ली। तो फिर मेरे दोस्त, मेरे एक बात समझ में आई कि अगर ये यहाँ हाय हेलो हो भी जाती तो क्या ही फर्क पड़ जाता, लेकिन वो है ना, थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, वो अब दरोगा की पोस्ट पे है, और अगर ऐसे वो नॉर्मल व्यक्ति को बाइक पे चलते हुए को रोक के हाय हेलो करते तो शायद उनकी ड्रेस, शायद उनके मतलब जो स्टेटस था वो स्टेटस में थोड़ी सी कमी आती। तो
तो फिर मैंने सोच लिया कि मैं भाई नहीं, अगर सामने वाला बचना चाह रहा है तो उससे और बच जाओ, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने आज आपको रेक्टेंगल के बारे में प्यारे दोस्त बताई। रेक्टेंगल के बारे में प्यारे दोस्त मैंने बताई। बस फॉर्मूले आप लोग याद रखना। बाकी ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन पढ़ना और हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी भुजा समान होती हैं। आपने एक फोटो बनाया, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर क्रम से ए बी बी सी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है पी, मिड पॉइंट है, और बी सी का मध्य बिंदु है क्यू, और ए सी का मध्य बिंदु है आर। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये त्रिभुज है, इसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा की लंबाई क्या होगी? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्त, यहां इसी क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट लिखना कि जब भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन से मिलकर कोई त्रिभुज बनता है, ये मिड पॉइंट थे, ये मध्य बिंदु थे, इनको ज्वाइन करती हुई लाइन से कोई आपका ट्राइंगल बनता है, तो उस ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो, ये सारे एरिया, ये सारे ट्राइंगल का एरिया जो रहेगा वो समान रहेगा। तो अगर पूरे के एरिया को 4 से डिवाइड कर दोगे तो हर एक का एरिया आपके सामने निकल के आ जाएगा। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में पूरा एरिया जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकलता है? √3/4, भुजा का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। क्या ये पूरे ट्राइंगल का एरिया आ चुका है? और अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया इतना आ चुका है तो इसका 1/4 कर दीजिए, तो क्या आप कह देंगे हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 आएगा? हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका भी √3 होगा, इसका भी √3 होगा, इसका भी √3 होगा, और इसका भी √3 होगा। उसने पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? √3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं प्रैक्टिस ही करा रहा हूं, मैं प्रैक्टिस ही करा रहा हूं, है ना। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अपनी कॉपी के कोने में लिख देंगे, जब भी रिवीजन करेंगे तब वो बात याद रखेगी, याद रही जाएगी कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन से कोई त्रिभुज बना है तो उन सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, और पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को उतने पार्ट में बांट दीजिए जितने त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कह रहा चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा यदि किसी समभुज, समभुज का मतलब वही समबाहु त्रिभुज है, उसकी आंतरिक त्रिज्या यानी इंटरनल रेडियस √3 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू √3 दी हुई है, तो उस त्रिभुज का परिमाप बताइए। क्या मुझे समबाहु त्रिभुज के इंटरनल रेडियस का फॉर्मूला बता दोगे? क्या मैं नहीं बता के आया कि आंतरिक त्रिज्या का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है? क्या इसकी वैल्यू जो है आप लोगों को √3 दी हुई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दी हुई है। ये डिवाइड में है, उधर आके गुणा में हो जाएगा। √3 की √3 में होगी 3 होगा, और 3 दूनी 6। क्या उस समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब उसने आपसे पूछा है उसका परिमाप बताइए। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो 6 में 3 की गुणा करेंगे तो क्या 18 आ जाएगा? मेरे भाई तीनों भुजाओं को जोड़ के 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बेहद आसान क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। आरआरबी एनटीपीसी 3 मार्च 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। बेटा ट्राइंगल के ही तो क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसी बातें क्यों करते हो? ट्राइंगल के ही क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, ठीक है। फटाफट बताइए, समझ में नहीं आया सर? बेटा समझ में क्यों नहीं आएगा? समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या दी हुई है ना, आंतरिक त्रिज्या यानी अंदर बने वृत्त की त्रिज्या। क्या मैं उसका फॉर्मूला ये नहीं बता के आया आपको?
आप देखिए आज की ही क्लास में बताया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की आंतरिक त्रिज्या ये रहा, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, उसकी आंतरिक त्रिज्या का फॉर्मूला ये आपके सामने आज ही बताया है। आज की बातें तो कम से कम मत भूलो मेरे भाई। अगर ये इंटरनल रेडियस है, उसने इंटरनल रेडियस √3 दी है, तो मेरे भाई √3 की गुणा √3 में 3 और 3 दूनी 6, क्या उसकी भुजा जो है वो 6 आ जाएगी? मेरे भाई अगर पेरीमीटर आपसे पूछा जाता है, परिमाप आपसे पूछा जाता है, तो परिमाप का मतलब होता है तीनों साइड को जोड़ दो। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों साइड 6 होंगी, तीनों को जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा। बस यही तो था, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, है ना? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज, भाई साहब परिमाप दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी इंटरनल रेडियस जो है, इन सेंटर की रेडियस जो है, इन सर्किल की रेडियस जो है वो 8 दी हुई है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी बताया गया है कि ये समबाहु त्रिभुज है? क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी बताया गया है कि ये समबाहु त्रिभुज है? अगर क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं कहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो क्या मैंने ये दोनों फॉर्मूले आज ही आपको बताए हैं? अगर वो क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज कहता है तो आप इन दोनों फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे, और अगर समबाहु त्रिभुज नहीं कहता है तो आप इन दोनों फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे। अगर क्वेश्चन ने समबाहु त्रिभुज आपसे नहीं कहा है और आंतरिक त्रिज्या बोली है, तो क्या आंतरिक त्रिज्या का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, यानी R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस का हम लोग यूज कर रहे होंगे। R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस का हम लोग यूज कर रहे होंगे। आंतरिक त्रिज्या कितनी दी हुई है? 8 दी हुई है। क्या इसकी वैल्यू 8 आप लोगों को दी हुई है? आप लोग ये बताइए, 64 सेंटीमीटर परिमाप है, 64 सेंटीमीटर परिमाप है, एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, यानी 64 का आधा कर दोगे तो ये अर्ध परिमाप 32 आ जाएगा, और यहां क्या है मेरे भाई? 8 है, तो 32 इधर डिवाइड में है, इधर आके गुणा में होगा। 8 दूनी 16 को 6 हासिल, 1 8 तिया 24 और 1 25। क्या यही त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा? क्या यही त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? क्यों नहीं लगा इसमें वो फॉर्मूला, मैंने वो आपको बताई चीजें। क्यों इसमें दूसरा फॉर्मूला लगा, वो चीज मैंने आपको बताई। क्योंकि इसमें समबाहु त्रिभुज नहीं दिया हुआ था, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं बनाया। इसमें कोई ट्रायंगल नहीं दिया हुआ था, कोई ट्रायंगल नहीं दिया हुआ था, तो प्यारे दोस्त मैंने वो फॉर्मूले लगाए जो मैंने शुरुआत में लिखवाए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ये सीजीएल में पूछा गया है, 24 जुलाई 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। बहुत प्यार से क्वेश्चन को समझिएगा मेरे प्यारे साथी। बेटा समबाहु त्रिभुज, देखिए आप कंफ्यूजन से दूर रहिए। अगर समबाहु त्रिभुज देता है तो इंटरनल रेडियस का फॉर्मूला ये लगेगा। अगर समबाहु त्रिभुज नहीं देता है तो इंटरनल रेडियस का फॉर्मूला ये लगेगा। अगर समबाहु त्रिभुज देता है तो परित्रिज्या का फॉर्मूला ये लगेगा। बाहरी रेडियस मतलब सरकम परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये लगेगा, और बाहरी अगर आपको समबाहु त्रिभुज नहीं देता है तो फिर फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आप लोगों को समझनी है। ठीक है, आइए अब आप मुझे इसमें बताएंगे, आराम से सोच के बताना, कोई जल्दी नहीं है। किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, क्या यहां त्रिभुज का नाम दिया है कि आपके पास ये त्रिभुज है? तो आप ही कहेंगे नहीं दिया। उसने कहा किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यानी हर एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। हर एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी सारी भुजा 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक का मतलब सभी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो उसने बोला भी नहीं है, क्या ये फिर भी समबाहु मैं समझ सकता हूं? अगर सारी भुजा बराबर है तो क्या फिर भी मैं इसे समबाहु कह सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कह सकते हैं।
उस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई बताइए, यानी बाहर बने वृत्त की रेडियस बताइए। तो क्या समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या ये होती है मेरे प्यारे दोस्त? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। भुजा कितनी दी है? 12। नीचे कितना है? √3। जब भी नीचे √3 दिया हुआ हो, रूट में वैल्यू दी गई हो, तो आप ऊपर नीचे √3 की गुणा कर दीजिए। √3 की गुणा √3 में 3 होगा, और 3 से 12 4 बार कट जाएगा, यानी बाहर बने वृत्त की रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे 4√3 आ जाएगी। ठीक है, समझे बात को? आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल आप लोगों से पूछे गए हैं, और क्षेत्रफल अगर पूछे हैं वृत्त का, तो क्षेत्रफल जब मैं वृत्त पढ़ाऊंगा तब मैं वृत्त का क्षेत्रफल कराऊंगा आपको। ठीक है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल तब होगा जब मैं वृत्त आपको पढ़ाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्त आफ्टर सर्किल करेंगे हम, है ना? आफ्टर सर्किल करेंगे। मुझे याद रहेगा सारी चीजें, टेंशन मत लेना। 2-3 क्वेश्चन है जिन्हें हम आफ्टर सर्किल कर रहे होंगे। हाँ, क्षेत्रफलों में अंतर दे रखा है, इसे भी हम लोग आफ्टर सर्किल कर रहे होंगे। परिवृत्त और अंतःवृत्त के त्रिभुजों, अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों में अंतर दे रखा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल अभी हमने नहीं पढ़े हैं, तो आफ्टर सर्किल इसे कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक भुजा त्रिभुज के स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसे भी आफ्टर सर्किल। ये 3 क्वेश्चन थे मेरे भाई, 3 क्वेश्चन थे आफ्टर सर्किल, हम इसे कर रहे होंगे मेरे भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्त बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से 3 भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाले गए हैं, और उन परपेंडिकुलर की लेंथ आप लोगों को दी हुई है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने का तरीका कल भी मैंने आपको समझाया था कि 2/√3 होता है, और सारे परपेंडिकुलर को आपको जोड़ना होगा। सारे परपेंडिकुलर को आपको जोड़ना होगा, ये फॉर्मूला मैंने कल भी आप लोगों को लिखाया था मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब क्वेश्चन ने ये कहा है समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से 3 भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई। भीतर किसी बिंदु से तीनों साइड पे लंब डाले गए हैं, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें, यानी ए पूछना चाह रहा है। फॉर्मूला 2/√3, सारे परपेंडिकुलर को जोड़ दो, 6 और 7 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त 42/√3 होगा। और अभी बता के आया हूं, अगर नीचे रूट आ रहा है तो ऊपर नीचे रूट की मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 गुणा √3 3 होगा, 3 से 42 14 बार कटेगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 14√3 हो जाएगा। 14√3 हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब है, अभ्यंतर का मतलब है अंदर, किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां, लांबिक दूरियां मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी दी हुई है। पहली डिस्टेंस ये है, दूसरी डिस्टेंस ये है, तीसरी डिस्टेंस ये है। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? परिमाप यानी पहली मेरे पास साइड होनी चाहिए। साइड होनी चाहिए, तो साइड कैसे निकालते हैं? साइड निकालने का तरीका अभी बताया है, 2/√3 होता है। सारी परपेंडिकुलर की लेंथ को जोड़ दीजिए। 1√3, 2√3 और 1√3, 3√3, 3 और 5√3, 8√3 हो जाएगा, है ना भाई? तीनों जगह से √3 कॉमन ले लिया, 1 और 2 3 और 5 8 हो जाएगा। क्या इतना आ जाएगा मेरे भाई? √3 से √3 कट जाएगा, क्या एक भुजा जो है वो 16 आ जाएगी? अगर एक भुजा 16 आ चुकी है तो उसने परिमाप पूछा है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। अगर एक 16 है तो तीनों को मिला के 16 दूनी 32, 16 तिया 48 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। यहां से आइए, समद्विबाहु का थोड़ा सा कार्यक्रम आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त।
कितने बच्चे हैं भाई आज? हैं? एक बार देख लें। चलिए फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा समान होती हैं। अगर ये दोनों भुजा समान है, इसका शीर्ष कोण कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। शीर्ष कोण मतलब ये वाला कोण 42 दे रखा है। अगर ये दोनों भुजा समान है तो क्या ये दोनों कोण इक्वल होंगे? तो आप कहेंगे दोनों कोण इक्वल होंगे। क्या आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है? तो ये 42 है और इन दोनों को जोड़ेंगे 2 थीटा हो जाएगा। तीनों को जोड़ के किसके बराबर आना चाहिए? 180 के बराबर आना चाहिए। मेरे भाई ये +42 है, इधर आके -42 हो जाएगा और यहां जो है वो 138 बच जाएगा। ये दो डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो क्या हर एक कोण 69 डिग्री होगा? ये भी 69 होगा और ये भी 69 होगा। तो उसने पूछा है अन्य दो कोणों का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन का समझने की कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक त्रिभुज का परिमाप, कोई भी एक त्रिभुज है, हमें नहीं पता कौन से टाइप का त्रिभुज है, कौन से टाइप का त्रिभुज है हमें नहीं पता है। जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं, तब तक हम मानेंगे नहीं कि ये कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है। उसने कहा है भाई साहब एक त्रिभुज है, मैंने मान लिया कि ठीक है भाई एक त्रिभुज आपको दिया है, उसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 100 सेंटीमीटर आता है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, अगर दोनों भुजा बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, 10 अधिक है। बताइए बच्चे, अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी, और तीसरी भुजा इससे 10 अधिक है, यानी ये ए प्लस 10 हो जाएगी। हो जाएगी बच्चे। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, उसने कहा है परिमाप 100 है, क्या परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है? जब आपने तीनों को जोड़ा तो ए और ए 2a और ए कितना हो जाएगा? 3a प्लस 10 आएगा तीनों को जोड़ के, और उसने तीनों को जोड़ के दिया हुआ है 100। ये प्लस का 10 है, इधर आके माइनस का 10 होगा। 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा, और 3 से काटेंगे तो 30 बार कटेगा, यानी ये वाली लंबाई भी 30 आ जाएगी, ये वाली लंबाई भी 30 आ जाएगी, और 30 और 10 ये वाली लंबाई जो है वो 40 आ जाएगी। तो उसने क्या दिया हुआ है? तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त तीसरी भुजा जो है वो 40 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो 2023 में कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, केवल और केवल मूर्ख बनाने का काम यहां सीजीएल ने किया है, केवल और केवल मूर्ख बनाने का काम। कल तक मुझे सोच के बता देना, एक्चुअल में ये जो परेशानी मुझे हुई है ये नींद की वजह से ही हुई है। कल तक मुझे सोच के बता देना, कल शाम में जब मैं क्लास लेने आऊँगा तो मुझे बता देना, अगर मैं इस क्लास को 8 बजे कर दूं तो आपको कोई परहेज है क्या, या 8 से भी पहले कर दूं तो आपको कोई परहेज है क्या? अगर परहेज है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 9 से ही रहने दूंगा, और अगर परहेज नहीं है तो फिर मैं आपको टाइम बता दूंगा कल। इस सप्ताह को पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको कल टाइम बता दूंगा। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजा समान होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजा समान होती हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 100 सेंटीमीटर। यदि आधार 36 सेंटीमीटर है, आधार 36 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा, अर्ध परिमाप होता क्या है मुझे बस ये बता दीजिए। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार अर्ध परिमाप के बारे में बताएंगे कि ये अर्ध परिमाप क्या होता है। अर्ध परिमाप क्या होता है, एक बार सभी बच्चे जो है अर्ध परिमाप के बारे में मुझे बताएंगे कि ये अर्ध परिमाप क्या होता है। क्या अर्ध परिमाप जो है, हाँ, क्या अर्ध परिमाप परिमाप का आधा होता है?
और अगर अर्ध परिमाप परिमाप का आधा होता है तो परिमाप कितना है 100, और इसका आधा कर देंगे तो 50। क्या डायरेक्टली 50 आ जाएगा? क्या ये जो केवल मूर्ख बनाने के लिए चीजें दी हैं तो क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ा? तो आप कहेंगे नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं अर्ध परिमाप पूछा है तो अर्ध परिमाप की इमेज हमारे मन में एकदम जानी चाहिए, परिमाप का आधा। अब जब परिमाप सीधा सीधा 100 दिया है तो उसका आधा कितना होगा? 50 हो जाएगा। तो इस बात का कोई मतलब नहीं था। ये कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, 2023 सीएचएसएल में पूछा है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों साइड बराबर होंगी। यदि समान भुजाओं में से एक का लंबाई 28 है, अगर समान भुजाओं में से एक 28 है तो दूसरी भी 28 होगी। अच्छा, तीनों को जोड़ के कितना दिया हुआ है? 91 दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। तो तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी? 11 में से 6 गया 5, 8 में से 5 गया 3। क्या तीसरी भुजा 35 आ जाएगी? और उसने असमान भुजा का ही मान पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ये है, आधार ये है, तो अन्य भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 2021 HW में आपके हवाले करता हूं क्वेश्चन नंबर 52 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये जेई में आपसे पूछा है, आरआरबी जेई में आपसे पूछा है। परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया है। पहले देखो कौन से टाइप का त्रिभुज दिया हुआ है, तो आप कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजा समान होती हैं। ये दोनों भुजा समान है, ये भुजा समान नहीं है। उसने कहा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, यानी तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है? आप कहेंगे 32 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 है। ये वाला जो आधार है ना, समान भुजाओं का 6/5 है। यदि मैं इनको 5 मान लूं, यदि समान भुजाओं को 5 मान लूं, तो 5 का समान भुजाओं का 6/5 है। क्या ये आधार जो है वो 6 हो जाएगा? क्या ये आधार जो है वो 6 हो जाएगा? अगर मैं समान भुजाओं को 5 मान लूं, उसने कहा है इसका आधार जो है, यानी ये वाली भुजा जो है, समान भुजाओं का 6/5 है। 6/5 का मतलब है अगर समान भुजाएं 5 है तो ये आधार जो है वो 6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे हिसाब से परिमाप 6 और 5 11 और 5 16 आएगा परिमाप। और उसने परिमाप कितना दिया है? 32 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी, तो 6 पार्ट की वैल्यू 12 के बराबर आएगी, और 5 पार्ट की वैल्यू 10 के बराबर आएगी, और ये 5 पार्ट की वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी। ठीक है। तो क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा है। अब आप मुझे क्षेत्रफल बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कल भी आपने बताया था। क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है? और प्यारे दोस्त, अगर याद नहीं है तो फिर क्या ही सिखा सकता हूं मैं। तो 1/4 बी मैंने क्या बताया था? असमान भुजा, वो कितनी आई है? 6 आई है। ए क्या होती थी? समान भुजा, समान भुजा 5 का स्क्वायर 25 होगा। बी क्या है? 6, 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो यहां कितना आएगा? यहां देखेंगे 6/4 आएगा गुणा में 25 चौका 100 में से 36 64, 64 का वर्गमूल 8 आएगा। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 आ जाएगा। कहीं गड़बड़ हुई है क्या? एक बार देखना, एक बार देखना मेरे भाई। अरे यार, ये तो 12 लेनी थी, गड़बड़ तो हमने कर दी है। यहां देखेंगे 1/4, बी कितना लेना है? बी जो है वो 12 है। 4a², ए कितना है मेरे भाई? 10, 10 का स्क्वायर 100 होगा। बी 12, 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो यहां 4 से काटेंगे, 3 बार कटेगा। बहुत बढ़िया। 400 में से 144 जाएंगे, 256 आएगा, और 256 का वर्गमूल 16 होता है। और 16 तिया कितना हो जाएगा? एरिया 48 हो जाएगा। एरिया 48 हो जाएगा मेरे भाई। यही तो बताया था जब मैंने कल बताई थी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होती है।
आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। एक बार अपनी कॉपी खोल के देखिए, दोनों बातें बताई थी मैंने। 5 ही क्यों मानी है मैंने, यहां कुछ से देख के मानी है। अगर बराबर भुजा 5 मानोगे तो असमान भुजा 6 हो जाएगी। तीनों को जोड़ोगे तो परिमाप 16 आएगा, उसने 32 दिया है। 1 बराबर 2, तो 5 बराबर 10, 5 बराबर 10, 6 बराबर 12। तीनों साइड आपके पास है, चाहे हीरोज फॉर्मूला लगा दो, चाहे मेरे भाई इन दोनों फॉर्मूले, इससे ये एरिया का फॉर्मूला होता है। बी होती है असमान भुजा, ए होती है समान भुजा, इससे निकाल दो मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है। कल यहीं से क्लास की स्टार्टिंग कर रहे होंगे। कल शुरुआत में पहले कुछ क्वेश्चंस थ्योरी पढ़ेंगे वर्ग की, यानी कि स्क्वायर की। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के और आइसोसेल्स के, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे रेक्टेंगल के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।